अध्याय 23 प्रेमियों की तलवार टेसल्स। चू यू बहुत कमजोर था, लेकिन जब वह अपनी दादी द्वारा चंगा होने के बाद वह बेहतर महसूस कर रहा था। उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि तियान युआन संप्रदाय में वर्तमान समस्या से कैसे निपटें। सॉन्ग जिंगी उच्च नैतिकता वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक पाखंडी है। हालांकि वह एक कुलीन शिष्य है और शिष्यों ने उसका अनुसरण करने वाले लोगों को सच बताने के लिए नहीं दिखाया। वास्तव में उनके लिए रहना बेकार होगा। चू यू में एक एपिफेनी थी। यदि वे रहते हैं तो वे बेकार हैं, यदि वे चलते हैं तो यह वही है। वास्तव में यदि वे रहते हैं तो वे वापस पकड़ सकते हैं या यहाँ तक कि अनावश्यक हताहतों का कारण बन सकते हैं। इसका मतलब है कि इस मामले की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले दिन चू शेंग द्वारा उनका आराम और हंसमुख अच्छा मूड टूट गया था। चू शेंग सुबह जल्दी पहुंचे और चू यू से पूछा कि क्या हुआ है। चू शेंग ने फुसफुसाया, छोटे भाई, जब आप गायब हो गए तो तियान युआन संप्रदाय के बुजुर्ग आए। इस तथाकथित संप्रदाय के मास्टर के शिष्य ने जानबूझकर संकेत नहीं भेजा। 3 साल पहले संप्रदाय के मास्टर सॉन्ग युआनजुओ ने सीखा कि राक्षसी पद की खेती करने वालों ने जियाओजिया क्षेत्र की सीमाओं में प्रवेश किया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि ये राक्षसी काश्तकार राक्षसी कीटों के लिए थे। हालांकि वह तियान युआन शिष्यों के लिए प्रशिक्षण रद्द नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाए। ये संभव है कि इससे पहले कि वे जाने से पहले गीत युआनजुओ ने गीत जिंगी को अकेले बोलने के लिए और उसे एक विशेष संकेत देने के लिए एक तरफ ले लिया। जब ये संकेत भेजा जाता है तो बुजुर्ग तुरंत बचाव में आएंगे। तारानकन 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 की तारानकन 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 एर। सॉन्ग जिंगी वास्तव में एक पाखंडी है जो धार्मिकता के लिबास के नीचे अपने दुर्भावनापूर्ण इरादे को छिपाता है। वह चू यू और जीशी को नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। चू यू को इस बार वास्तव में सतर्क रहना है। मूल चू यू की यादों में उन्होंने और सोंग जिनी ने पिछले अमर तलवार कांग्रेस के दौरान पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा की। मूल चू यू जीत गया और जब सोंग जिंगी ने मंच से नीचे कदम रखा तो उसकी आंखें बहुत ठंडे और विष से भरी हुई थी। वह व्यक्ति लंबे समय से चू यू के प्रति बीमार भावनाओं को परेशान कर रहा है। चू शेंग ने इस स्थिति को कैसे संभालना है। जब चू शेंग ने एक उदास स्वर में कहा था, छोटे भाई, मैंने जांच की और गाना जिंगी केवल एक मामूली परिवार से आता है। यदि आपके बड़े भाई को किसी को भेजने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह, बिग ब्रदर, आप एक खलनायक की तरह क्यों बोल रहे हैं। चू यू की भौं ने गोली मार दी, कोई जरूरत नहीं है। सॉन्ग जिंगी संप्रदाय मास्टर के व्यक्तिगत सफल शिष्य हैं। लू किंग का संप्रदाय के मास्टर के साथ एक अच्छा संबंध है। अगर गाना जिनी को मार दिया जाता है और गीत युआनजुओ को उसकी जांच करनी होती है तो लू किंगन बहुत अधिक चेहरा खो देगा। बस सॉन्ग जिंगी के खिलाफ पहरा देना काफी है, उसे मारना कोई विकल्प नहीं है। चू शेंग ने आहें भरी और हार मान ली। वैसे छोटे भाई, जिने के क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण है, पिता और मां को आज सुबह इसकी जांच करनी थी। दादा और दादी को भी जाना पड़ा। क्या आप मेपल लीफ वैली में गिर रहे हैं या वापस तियान युआन संप्रदाय में जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, स्थिति तनावपूर्ण है, आश्चर्य में चू यू से पूछा। चू शेंग के चेहरे पर अभिव्यक्ति आशंकित थी। छोटे भाई, आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। 7 दिन पहले तियान युआन संप्रदाय के नवजात आत्मा मंच के बुजुर्गों ने कुछ राक्षसी काश्तकारियों को पकड़ा था। दुर्भाग्य से बड़ों को यह एहसास नहीं था कि उनमें से एक टेलीपोर्टेशन आइटम ले जा रहा था। जब बुजुर्गों ने अपने गार्ड को आराम दिया तो राक्षसी काश्तकार जियाओजिया से भाग गए। आधे दिन बाद 7 राक्षसी कल्टीवेटर दस्तों ने हमला किया और जिन्हें नदी लगभग खो गई। अधिकांश तियान युआन संप्रदाय और मेपल लीफ वैली के नवजात आत्मा स्तर की खेती करने वाले पहले से ही जिन्हें नदी पर जा चुके हैं। उद्धरण चिन्ह, 100 साल पहले धर्मी काश्तकारियों और राक्षसी पद के कल्टीवेटरों के बीच युद्ध को दोहराया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, क्या तारानकन 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 तारानकन। ये कथानक विकास और उपन्यास का कथानक समान नहीं है। युद्ध शुरू होने से कई साल पहले होना चाहिए। चू यू के चेहरे पर अभिव्यक्ति अंधेरा हो गया। उसके पास एक स्याही थी कि यह शायद अपने कार्यों के कारण था। जो राक्षसी कल्टीवेटर भाग गए थे वे शायद एक महत्वपूर्ण कथानक बिंदु थे। यही कारण है कि राक्षसी काश्तकारियों के 7 दस्तों ने वहां की धर्मी काश्तकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सामने की रेखा को बाधित करने के लिए एक ठोस प्रयास किया। ये दुनिया एक गड़बड़ है और नायक अभी भी बहुत छोटा है। चू यू को उम्मीद थी कि प्लॉट बहुत तेजी से विकसित नहीं होगा। चू शेंग के चले जाने के बाद चू यू मुस्कुराया और जचुदियों को देखने के लिए बदल गया, जो इस समय चुप हो गया है। शिदी, तुम क्या सोच रहे हो। ये तो बुरा हुआ। मूल रूप से नायक उसे एक उज्ज्वल धूप रवैया दिखाएगा, लेकिन फॉन्गी शहर की घटना के बाद वह वापस ले लिया गया और टैसीटन उपन्यास में नायक के चरित्र की तरह अधिक से अधिक जान पकड़ना तनावपूर्ण है। शायद उस पर चू यू की आंखों को ध्यान में रखते हुए जीशी ने अपनी रचना को वापस पा लिया और लंबे समय तक चू यू को देखा। फिर अचानक वह धूर्त रूप से मुस्कुराया और कहा,
मैं सोच रहा था कि उसने जो किया उसके लिए गीत शिक्सियन का भुगतान कैसे किया जाए और जीशी ने तब कहा, कल डबल 7वां त्योहार दिवस है। शिक्सियन ने मुझे एक पाउच देने का वादा किया, मैं इसे कब प्राप्त कर सकता हूँ? एक चू यू, क्या हमारे पास एक अच्छे भाई का रिश्ता नहीं है? सुगंधित पाउच का उल्लेख न करें। चून की नायक ने उनकी शिदी के रूप में अनुरोध किया। चू यू को जवाब देना होगा। गिरते मेपल लीफ वैली के पास एक नश्वर शहर था। चू यू को पता था कि वह वास्तव में जीशी के लिए एक पाउच कभी नहीं कर सकता है। वह गुप्त रूप से घाटी से बाहर फिसल गया और उसे शहर में खरीदा। उन्होंने आज रात जीशी के साथ मिलने की योजना बनाई। लंबे समय तक चारों ओर देखने के बाद उन्होंने वापस घाटी में एक शराब की दुकान देखी। चू यू ने एक पल के लिए सोचा और 2 वाइन गुड़ खरीदे जो वह अपने कमरों में वापस ले गए। जीशी अपने तलवार के कौशल का प्रशिक्षण ले रहा था जब उसने देखा कि चू यू वापस आ गया था और 2 वाइन जार पकड़े हुए था। उसने अपनी भान उठाए, तब वह कुछ सोचने लगा। उनकी अभिव्यक्ति में थोड़ा आश्चर्य हुआ और उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। चू यू का आंकड़ा लंबा और ईमानदार था। उनके 5 चेहरे की विशेषताएं सुंदर और शुद्ध थीं। पहली नज़र में वह एक ठंड, अभिमानी रईस की तरह दिखता है। उसकी आंखें आमतौर पर ठंडे, गहरे पूल की तरह होती हैं, जिससे लोगों को ठंड लगती है। अप्रत्याशित रूप से चू यू अभी खुद का एक अलग पक्ष दिखा रहा था क्योंकि वह 2 वाइन गुड़ पकड़े एक स्टूल पर बैठा था। जीशी का हाथ जो उसकी तलवार को कांप रहा था। ऐसा लगता है कि वह अब और प्रशिक्षित नहीं कर सकता। उन्होंने दुआनजू को मिलाया और चू यू की ओर जाने के बाद मुस्कुराया। द शिक्सियन ने शिरी के लिए उपहार तैयार किया है। चू यू ने अपने सिर पर जीशी ने टैप किया। कोई महत्वाकांक्षा नहीं। ये डबल 7वां त्योहार है, लेकिन आप एक आदमी से एक उपहार के लिए पूछते हैं। उद्धरण चिन्ह। और कौन? जीशी ने चू यू की टिप्पणी के लिए कोई मन नहीं किया। वह चू यू के बहुत करीब बैठ गया। यदि चू शेंग मेपल वैली के विभिन्न व्यावसायिक मामलों की देखभाल करने में बहुत व्यस्त नहीं होता तो वह यहाँ होता। ये देखकर कि कैसे झाए इतनी चिपचिपी हो रही थी, चू शेंग शायद अपनी तलवार को तब और फिर से वहाँ और वहाँ चुनौती देने के लिए अपनी तलवार खींचता था। चू यू ने सोचा कि यह मजाकिया था। उन्होंने जीशी के चेहरे को चुटकी ली और रगड़ दिया और लापरवाही से कहा, आपके शिजी और शिमी, निश्चित रूप से। बहुत बुरे मास्टर के नियम इतने सख्त हैं। सामान्य दिनों के दौरान लोगों को बेतरतीब ढंग से अपनी चोटियों को छोड़ने की अनुमति नहीं है। अन्यथा मेरी छोटी शिदी की सुंदरता के कारण हमेशा उसके आसपास लड़कियों की भीड़ होगी। यह एक अफसोस की बात है। उद्धरण चिन्ह। उनके द्वारा बोले गए हर शब्द ने जीशी के चेहरे पर मुस्कुराहट बनाई। जब चू यू ने बोलना समाप्त कर दिया तो जीशी का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी के नीचे डूब रहा हो। यह एक दया क्यों है? जीशी को हल्के से पूछा। मैं सोच रहा था कि क्यों द शिक्सियन एक शिजी और शिमी या यहाँ तक कि अन्य महिलाओं की ओर अपनी शिदी को उत्सुकता से आगे बढ़ा रहा है। चू यू अवाक था। शालीनता के एक क्षण में वह भूल गया कि जीशी उस तरह से बात करने के लिए उसे पसंद नहीं करता था। उस आकाश को देखते हुए जो दिखाया गया था कि यह गोधूली था। चू यू ने अपने ठंडे पसीने को पोंछा और फिर सुगंधित पाउच को जीशी को सौंप दिया। उन्होंने तब कहा, शिदी, नाराज मत करो। SHIXIONG ने बस ये लापरवाही से कहा। यहाँ वह पाउच है जो आप चाहते थे। उद्धरण चिन्ह। जीशी ने पाउच लिया और इसकी बारीकी से जांच की। यह एक हल्का नीला पाउच था। रंग चू यू की क्यूई ऊर्जा के रंग के समान था और 2 चंचल छोटी मछलियां उस पर कशीदाकारी थी। हालांकि कढ़ाई की गुणवत्ता शीर्ष पर नहीं थी, लेकिन इसमें एक निश्चित आकर्षण था। एक नज़र यह था कि यह निर्धारित करने के लिए कि कुछ सस्ते व्यक्ति ने इसे कहीं खरीदा था, लेकिन जीशी का मूड अप्रत्याशित रूप से अच्छा था। जितना अधिक उसने रंग और कशीदाकारी आंकड़ों को देखा, उतना ही वह पाउच को पसंद करता था। पाउच को एक बेहोश खुशबू थी। इस खुशबू ने एक व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक आनंद दोनों दिया। जीशी ने एक छोटी सी मुस्कान को चमकाया क्योंकि उसने सावधानी से पाउच को दूर कर दिया। उन्होंने चू यू को देखा और कहा, मुस्कुराते हुए, बहुत धन्यवाद शिक्सियन। मैंने आपको परेशान किया है। चू यू ने अपराधबोध से मुस्कुराया। चूंकि मेरे शीजोंग ने मुझे एक उपहार दिया है, स्वाभाविक रूप से यह श्री पारस्परिकता करना चाहता है। जीशी मुस्कुराया और अपने भंडारण की अंगूठी से कुछ लिया। उन्होंने इसे चू यू को सौंप दिया। पिछले 2 दिनों में चू यू घाटी में लौट आया। उसने मूल चू यू के घर में बहुत सारी मूल्यवान चीजें पाईं। वह नायक से उपहार के बारे में आश्चर्यचकित और उत्सुक था और उसे आभार के साथ लिया। एक तलवार का चकमा। जंशेंग और डुअनजू में तलवार के टैसल्स नहीं हैं। मैंने उनमें से 2 को बनाया। कृपया इसे अस्वीकार न करें शीजोंग। उद्धरण चिन्ह। मैं इसे अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। चू यू ने अनजाने में डुअनजू को देखा। इस पर पहले से ही सटीक समान तलवार का टैसेल था। उनके दिल ने अचानक एक अजीब भावना को जन्म दिया। चू यू ने चुपचाप जंशेंग पर तलवार के लटकाए। चांदनी में चू यू ने जीशी की मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति को देखा, क्योंकि बाद में उसे कोमलता से देखा गया था। चू यू उसके दिल में रोया। क्या बकवास है। मैं उन सड़े हुए लड़कियों में से एक नहीं हूं जो समलैंगिक जोड़े पसंद करते हैं।
मुझे सिर्फ इतना क्यों लगा कि मेरी शिदी मुझे इस तरह देख रही थी? मैंने सिर्फ ये क्यों सोचा कि ये प्रेमियों की तलवार की टैसल्स की एक जोड़ी है? मैं निश्चित रूप से मर चुका हूँ अगर नायक जानता था कि मैं कुछ अशुद्ध सोचता हूँ। ये सिर्फ दो भाइयों की जोड़ी तलवार टैसल्स है। ये सिर्फ दो भाइयों की जोड़ी तलवार टैसल्स है। ये सिर्फ दो भाइयों की जोड़ी तलवार टैसल्स है। चू यू ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उन्होंने टेबल पर शराब के जुग की ओर इशारा किया और मुस्कुराया जैसा कि उन्होंने कहा, शिदी, चलो पीते हैं। जीशी ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। शराब फल शराब थी जिसे उसने छोटे शहर से खरीदा था। यह मीठा और मजबूत है। ये जानते हुए कि शराब की सामग्री उसके लिए बहुत अधिक थी, चू यू बहुत ज्यादा पीने से डरता था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए एक सफेद जेड कप को शराब से भरा था जो कि शीशी को पीने के लिए था। बच्चा हाल ही में बहुत बदल गया। जब भी चू यू ने उससे बात करने की कोशिश की कि वह क्या सोच रहा था, तो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इसलिए चू यू केवल एक चीज कर सकती थी, उसे नशे में बना दिया। आखिरकार न केवल वह उस व्यक्ति के विचारों को जानना चाहता है जिसकी जान वह गले लगाना चाहता है, वह ये भी पसंद नहीं करता है जब ये बच्चा बहुत शांत होता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शराब के लिए जीशी की सहिष्णुता चू यू से अलग थी। शराब का एक जग पीने के बाद जीशी अभी भी मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें अभी भी स्पष्ट थी, वैसा ही जैसा कि वह आमतौर पर था। चू यू उदास था और उसने काम करना जारी रखा। उनके प्रयासों ने अंततः फल बोर कर दिया। जीशी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया, उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह कुछ समय के लिए पानी की आंखों से चू यू को घूरता रहा। उन्होंने कहा, शीजोंग, वह अंत में नशे में है। कुआं। चू यू ने उत्साहपूर्वक जीशी के गालों को पिन किया, प्रतिक्रिया में मुस्कुराते हुए। जीशी ने झपकी ली और एक पीड़ित स्वर में कहा, मैं वास्तव में चाहता हूँ। आप उद्धरण चिन्ह। बीच में शब्द उसे सुनने के लिए बहुत नर्म था। चू यू के अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि शब्द बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने कान को जीशी के करीब ले जाया। तुमने क्या कहा? मुझे कुछ नर्म और नम ने उसके कान को क्षणभंगुर रूप से छुआ। चू यू इतना चौंका दिया गया कि वह लगभग कूद गया, लेकिन वह अपने कान में एक नर्म आवाज सुनने में कामयाब रहा। चाहते हैं? चू यू ने उस झुंझुनी को महसूस किया और झुंझुनी का सामना करना पड़ा और जीशी का सामना करना पड़ा। आप क्या चाहते हैं? जीशी ने उसे एक ट्रांस में देखा। आप। चू यू डिम्बफाउंड किया गया था। मुझे। मेरे साथ क्या गलत है? क्या आप एक बार में इसके बारे में बात कर सकते हैं? जीशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति जटिल थी। अध्याय 24 अमर तलवार कांग्रेस। जीशी ने अपना सिर मौन में बदल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह गुस्से में था। हालांकि वह बहुत लंबे समय तक गुस्से में नहीं रहे। अस्थायी शक्ति जो शराब ने उसे जल्दी से बाहर निकलने से पहले सिर्फ एक पल के लिए दिया और वह पत्थर की मेज पर उसके पेट पर सो गया। चू यू ने जीशी के चेहरे को पोक किया, ये पुष्टि करने के लिए कि वह वास्तव में सो रहा था। वह एकांत के साथ उठ गया और अपने आंगन में मेपल के पेड़ के लिए नीचे चला गया। उन्होंने थोड़ी देर के लिए मेपल को देखा और फिर पतले मेपल लीफ को बाहर निकाला जिसे उन्होंने पहले उठाया था। एक ब्रश और स्याही को बाहर निकालते हुए उन्होंने लिखा, चू यू। फिर वह नीचे झुक गया और मेपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा छेद खोदकर पत्ते को दफनाने के लिए। ये सब करने के बाद चू यू ने फिर से अपने संचित बिंदुओं की जांच की। उन्हें बहुत सारे अंकों से बाहर कर दिया गया था जब उन्होंने लड़कियों को लेने के लिए मैनुअल खरीदा था ताकि उनका कुछ एक गहरे गड्ढे में गिर गया। हाल के कथानक के विकास ने प्रशंसा और आलोचना दोनों को प्राप्त किया था। अंक बढ़े और तब तक गिर गए जब तक कि वे अंततः 188 पर बस गए, जो कि 1000 अंकों से बहुत दूर है, जिसे प्राप्त करना असंभव लगता है। फिर भी, हालांकि यह पूरे चीन में लोकप्रिय है, एक इस बिंदु पर मरने नहीं से एक विजय के रूप में गिना जाएगा। चू यू ने एक उदासी को बाहर निकाल दिया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके पीछे कथित रूप से नशे में और ढह गए जीशी ने सीधा हो गया था। छोटे शिष्य चू यू को अपने हाथों से घूर रहे थे। अपनी ठुड्डी के नीचे कप यू ने नशे में आंखों की साफ और शांत। तारांकन 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 तारांकन। वे 2 दिनों के लिए गिरने वाले मेपल लीफ वैली में रहे। तब चू यू ने लिनलन की अपनी यात्रा शुरू करने का फैसला किया, जहां अमर तलवार कांग्रेस को आयोजित किया जाना था। चू शेंग ने व्यक्तिगत रूप से चू यू को अपनी आंखों में आंसू के साथ भेजा, जिससे उसे 10,000 चेतावनी और निर्देश मिले, जैसे कि वह अपनी छोटी बहन से शादी कर रहा था, बजाय इसके कि वह केवल अपने छोटे भाई को भेज रहा हो। गिरने वाले मेपल लीफ वैली से लिनलन की सीमा तक की दूरी बहुत दूर थी। चू यू और जीशी की वर्तमान गति के आधार पर कि हालांकि वे एक भीड़ में थे, वे अमर तलवार कांग्रेस में पहुंचेंगे जब ये शुरू होने वाला था। चू यू ने लू किंगन को समय से पहले एक संदेश भेजा और उसे अपने आगमन को गुप्त रखने के लिए कहा। सॉन्ग जिनेई ने अभी भी सोचा था कि वे पहले से ही मर चुके थे। जब वह अमर तलवार कांग्रेस में आता है तो उसे आश्चर्यचकित करना अच्छा होगा। इस बार चू यू में देरी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह आसपास नहीं खेलता था। इसके बजाय एक मेहनती और शांत तरीके से उसने अपनी तलवार पर उड़ान भरी। हालांकि
जीशी ने बोलने का अवसर लिया, ये कहते हुए, द शिक्सियन चू यू, हम शिदी मार्शल आर्ट स्किल्स का अभ्यास करना चाहती है। उड़ते समय विचलित होना अच्छा नहीं है। शिदी शीजोंग की नई पुस्तक से कौशल को आजमाना चाहता है। शीजोंग नहीं है, कंजूस नहीं है। चू यू, लड़कियों को लेने के लिए उस कष्टप्रद मैनुअल, यह एक बेकार आइटम के अलावा कुछ नहीं था। उल्लेख करने के लिए नहीं, कवर पर उसका मुख ड्राइंग। निश्चित रूप से नायक को नहीं लगता कि चू यू के पास किसी प्रकार का विशेष शौक है। क्या वह है? वह थोड़ा नुकसान में था, लेकिन तब अंतर्दृष्टि के अचानक फ्लैश ने उसे सब कुछ स्पष्ट कर दिया। महत्वपूर्ण बात कवर नहीं है, ये सामग्री है। नायक मैनुअल पढ़ना चाहता है, यह एक अच्छी बात है। चू यू ने मैनुअल निकाला और इसे जीशी को सौंप दिया। एक बालों को मोड़ने के बिना चू यू ने कुछ सरासर बकवास किया। शिदी को इस पुस्तक की सामग्री पर ध्यान से सोचना चाहिए। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो आपको पसंद है, हालांकि यह विधि दूसरों को आपके साथ प्यार में पड़ने के विभिन्न तरीकों को सिखाती है, एक सज्जन हल्के से शादी नहीं करते हैं। उन्हें याद आया कि जीशी इस प्रकार के भाषण को पसंद नहीं करता है। चू यू चिंतित था, लेकिन जब उसने सावधानी से जीशी की अभिव्यक्ति की जांच की तो उसने निष्कर्ष निकाला कि दूसरा व्यक्ति मुस्कुरा रहा था और बहुत खुश लग रहा था। जीशी, ओह ऐसा है, बच्चा अच्छे मूड में है। चू यू ने खुशी से सोचा कि वह जांघों को गले लगाने में सफल हो रहा था और कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। 2 दिन की मुस्कुराहट थी तो चू यू अब और मुस्कुरा नहीं सकता था। हालांकि उन दोनों में से दोनों उत्कृष्ट शिष्य थे जो अपने सभी साथियों से बाहर खड़े थे, वे केवल फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर थे। उनकी आत्मा शक्ति सीमित है, इसलिए उन्हें हर कुछ दिनों में आराम करना पड़ा। एक सुबह चू यू सराय में जाग गया कि वे थोड़ी देर के लिए रह रहे थे। जो व्यक्ति अपनी कमर पर पकड़ रहा था वह चला गया था। जब उसने भ्रम में अपनी आंखें खोली तो उसने विपरीत मेज पर एक अच्छी बोतल देखी। उन्होंने देखा कि उसमें मीठी सुगंधित ओस्मांथस का एक गुलदस्ता था। वह एक पल के लिए चुपचाप फूलों को घूरता रहा, जबकि यह सोचकर कि वे कहाँ से आए थे। जीशी तब नाश्ता लेकर आया। ये देखकर कि चू यू जाग रहा था, जीशी की शर्मीली, कोमल, युवा चेहरे ने एक साफ और शुद्ध मुस्कान दिखाई। चू यू ने कांपते हुए उसे एक मुस्कान दी। आप जाग रहे हैं। जीशी अपने बिस्तर पर चला गया और चू यू के गंदा बालों को कोमल आंखों के साथ धीरे धीरे घुमाया। चेहरा, 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 बहुत समीप। अपना चेहरा मेरे लिए इतने करीब मत रखो। आह! चू यू की भौं ने गोली मार दी। उसने जीशी के माथे को महसूस करने के लिए अपना हाथ उठाया कि क्या उसे बुखार है, लेकिन उसका हाथ पकड़ लिया गया था। जीशी चू यू की आंखों में गहरी लग रही थी, फिर उसका सिर नीचे कर दिया और हल्के से चू यू की हथेली को चूमा। उसके होंठ गर्म और नर्म थे। चू यू, उसे कुछ याद आया। क्या ये लड़कियों के मैनुअल के साथ छेड़खानी से एक रणनीति नहीं है? नायक सीखने की कोशिश कर रहा है और किसी के साथ खेलकर अपने कौशल का अभ्यास करने की हिम्मत करता है। चू यू गुस्से में फट गया। इस तथ्य के बावजूद कि यह वह नायक था जिसे उसे चापलूसी करनी थी, चू यू ने अपनी पीठ के पीछे जीशी की बांह को घुमाया और उसे तब तक लुढ़का दिया जब तक कि उसके पास छोटी छाती न हो। तब चू यू ने जीशी की पैंट उतार दी। चौंकाने वाला झिमाइशी ने चू यू को चौड़ी आंखों से देखा। द शिक्सियन। चू यू ने नायक के निविदा सफेद नितंबों को देखा। उसका दिल साहस से भरा था। उसने इसे थप्पड़ मारा। जीशी ने एक आह ध्वनि बनाई, लेकिन यह एक चीख नहीं थी। यह अधिक था जैसे वह धैर्य से एक गलत को सहन कर रहा था। एक विराम के बाद उन्होंने एक पीड़ित स्वर में कहा, शिक्सियन, आपने मुझे क्यों मारा? चू यू ने फिर से थप्पड़ मारा, अंत में एक शिक्सियन के रूप में अपनी गरिमा पाया। उन्होंने ठंड से कहा, आपको एक शगल के रूप में अपने शिक्सियन का उपयोग करने की हिम्मत करने के लिए कुछ हिम्मत मिली है। क्या मैंने नहीं कहा कि आपको चारों ओर नहीं खेलना चाहिए? मुझे बताएं, क्या आप दंडित होने के लायक हैं या नहीं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जीशी थोड़ी देर के लिए चुप था। उसकी आंखें लाल थीं और वह सूख गया। उन्होंने और भी अधिक पीड़ित स्वर में कहा, शिक्सियन ने मुझे धोखा दिया। चू यू ने अपनी आंखें घुमाई और फिर उसे फिर से छींटा। जीशी के सफेद नितंबों पर कुछ और लाल हैंडप्रिंट दिखाई दिए। शायद दर्द के कारण जीशी ने कुछ आवाजें दी, फिर खुद को चू यू की पकड़ से मुक्त करने की कोशिश की। जीशी के पीटे हुए लाल नितंबों को देखते हुए अचानक एक बुराई की इच्छा अच्छी तरह से हुई और चू यू ने धीरे से इसे चुटकी ली। जीशी कांप गया, फिर अचानक चू यू की पकड़ से मुक्त हो गया। उसने जल्दी से अपनी पैंट खींच ली और कमरे से बाहर भाग गया। चू यू अवाक था, अपने बेहद दुस्साहसी हाथों को देखते हुए। ठंडे पसीने अचानक टपकने लगे। नायक एक भेड़ के बच्चे की तरह था, आज्ञाकारी और अच्छी तरह से व्यवहार किया गया था, जिसने चू यू को बहुत लापरवाह और अभिमानी बना दिया था। वह आपदा को पार कर रहा था। चू यू चिंतित और भयभीत था। अब जब जीशी छिटक गया था तो क्या वह एक शिकायत करेगा और पुराने और हाल के सॉल्ट्स पर वापस सोचेगा? जब जीशी बाद में वापस आता है तो क्या उसे अपनी पैंट उतारना चाहिए और जीशी उसे एक पिटाई देनी चाहिए? चू यू घबराकर सुबह से शाम तक अपने कमरे में इंतजार कर रहा था जब तक कि जेड वापस आने के लिए।
जीशी की अभिव्यक्ति को देखते हुए यह अप्रत्याशित रूप से हंसमुख था। चू यू को देखते हुए जीशी का चेहरा थोड़ा सा बह गया। जब उसने देखा कि चू यू वैसा ही दिखता था जैसा कि उसने हर सुबह किया था, तो उसके बालों को अपने बालों के साथ बैठे हुए देखा। जीशी मुस्कुराया और पूछा, शीशोंग, आप क्यों नहीं मिले? वह नाराज नहीं है। चू यू लगभग आंसू में ले जाया गया था। वह बिस्तर से कूद गया, जल्दी से अपने बागे पर बाहर निकला और खोखला रूप से हंसा। मैं शिदी के वापस आने का इंतजार कर रहा था। जीशी अजीब तरह से मुस्कुराया, शिदी के लिए बिस्तर में इंतजार। चू यू ये कहने की कगार पर था कि उसके दिमाग में क्या था जब उसे एहसास हुआ कि शब्दों की भावना किसी भी तरह से काफी हद तक नहीं लगती थी और तुरंत बंद हो गई और अपने बालों को एक तरफ हिला दिया। उन्होंने शिकायत की, भिक्षु बनना अच्छा होगा, ये लंबे बाल बहुत परेशान हैं। चू यू के विषय से बचने और विषय को बदलने के साथ जीशी का मूड बेहतर हो गया। उन्होंने एक आड़ू लकड़ी की कंघी निकाली और यह कहते हुए हंसते हुए कहा, शिक्सिन, मत करो, शिदी आपको इसकी देखभाल करने में मदद करेगी। चू यू अप्रत्याशित एहसान से अभिभूत था और चुपचाप बैठ गया क्योंकि नायक ने धीरे से भाग लिया। अपराध बोध की भावना बढ़ गई और उन्होंने एक छोटी सी आवाज में कहा, शिदी, आज सुबह शिक्सिन अत्यधिक उत्साहित था, गुस्सा मत करो। जीशी ने अपनी कार्रवाई को रोक दिया और उन्होंने एक आकस्मिक तरीके से कहा, मैं नाराज नहीं हूँ। यदि शीशोंग खेलना चाहता है तो वह इसे किसी भी समय कर सकता है। चू यू की भौहें बढ़ गईं। उसने महसूस किया कि कुछ थोड़ा दूर था। जीशी के मूवमेंट धीमे थे और चू यू उब गया था, इसलिए उसने टिप्पणी स्क्रीन खोली। उनकी आंखें टिप्पणियों से कहती थीं कि आशा है कि आप अंत तक एक समर्पित युगल बने रहेंगे। 3. चू यू। उन्होंने फैसला किया कि वे अब टिप्पणी बैराज नहीं पढ़ें। तारांकन 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 तारांकन। अमर तलवार कांग्रेस को यू हुआ संप्रदाय ने पड़ोसी लानसांग क्षेत्र में आयोजित किया है। यू हुआ संप्रदाय तियान युआन संप्रदाय के समान है। ये खेती की दुनिया में सबसे बड़े संप्रदायों में से एक है और लगभग एक ही स्थिति है। अमर तलवार कांग्रेस को 2 कारणों से यू हुआ संप्रदाय में आयोजित किया जाना है। सबसे पहले, इसकी ताकत के कारण। दूसरा, क्योंकि समाधि खंडहर का प्रवेश द्वार लिनलिन में है। 8 महान संप्रदाय प्रत्येक एक ऐसे क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं जो आध्यात्मिक शक्ति में प्रचुर मात्रा में है। अमर तलवार कांग्रेस के दौरान सभी बड़े संप्रदाय लोगों को भाग लेने के लिए भेजेंगे। इसके अलावा कुछ छोटे संप्रदाय भी हैं जो अपने शिष्यों को भी भेजते हैं, जो भाग्यशाली होने की उम्मीद करते हैं। चू यू और जीशी समय पर ही पहुंचे। अमर तलवार कांग्रेस कल से शुरू होगी, इसलिए आज रात उनके पास अपनी सांस पकड़ने के लिए कुछ समय है। प्रत्येक संप्रदाय को यू हुआ संप्रदाय में आराम करने के लिए एक अलग जगह दी गई थी। चू यू ने यू हुआ संप्रदाय के मुख्य द्वार के नीचे असीम रात को देखा। उन्हें विश्वास नहीं था कि वह अंदर चुपके कर पाएंगे, इसलिए उसने कागज का एक टुकड़ा निकाला, उस पर कुछ शब्दों को म्यूट कर दिया, फिर उसे फेंक दिया। लंबे समय के बाद लू किंगन बाहर आया। हमेशा की तरह उसने शुद्ध सफेद कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वह नश्वर दुनिया के ऊपर तैर रहा है। उसका चेहरा गंभीर और कठोर था क्योंकि उसने चू यू को देखा और पूछा, यू, क्या आप घायल हो गए हैं? चू यू ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया, नहीं शिजुन, कृपया चिंतित न हो। लू किंगन ने तब जीशी के शरीर की जांच करने के लिए अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन वे दोनों जानते थे कि यह उनकी राहत को छिपाने का उनका तरीका था। उसका स्वभाव चुप है, इसलिए उसने फिर से नहीं बोला। उन्होंने केवल अपनी आस्तीन लहराई, जो कि 2 लोगों को अपने साथ लाने के लिए संप्रदाय के मुख्य द्वार के अंदर उड़ान भरने के लिए। युआन चेन पीक ने केवल एक व्यक्ति, तीसरी शिदी को भेजा था। चू यू खुद को छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए वह कमरे में चला गया और थर्ड शिदी कहा। जिस व्यक्ति ने अपनी चाय पीने के लिए अपना सिर झुकाया था वह हैरान हो गया और उसकी चाय का एक मुंह से बाहर निकल गया। वह एक उच्च स्वर में आह और कूद गया। सिर से पैर तक कांपते हुए उन्होंने चू यू की ओर इशारा किया और कहा, शिजुन, दा शिक्सियन की आत्मा वापस आ गई है, क्या मैंने उसे मृतकों से वापस बुलाया था? एक काले चेहरे के साथ चू यू ने अपने माथे को कुछ समय के लिए फुलाया। 4. तीसरी शिदी को उत्साह के साथ चिल्लाते हुए चू यू को गले लगा लिया गया। लू किंगन ने उन्हें लंबे समय तक द्वार से देखा, फिर एक भावुक स्वर में कहा, यूएर और एक्सए ने एक लंबा रास्ता तय किया है, जाओ और आराम करो। चू यू ने लू किंगन के सम्मान में अपने हाथों को कूच किया, तीसरे शिदी को सिर हिलाया, फिर काले चेहरे वाले जीशी को दूर खींच लिया। आने से पहले उन्होंने लू किंगन को विकास की पूरी प्रक्रिया के बारे में लिखा था। चूंकि लू किंगन ने कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए वह इसके बारे में बात नहीं करेंगे। कल वे अन्य संप्रदायों के कुलीन शिष्यों के खिलाफ लड़ रहे होंगे। पुस्तक में चू यू को इस घटना के बाद केवल कुछ अध्यायों को चाकू मारा गया था। बिस्तर पर शोक व्यक्त करते हुए उसने झीशी ने अपने सिर को पकड़ लिया और अपने सिर को रगड़ते हुए कहा, शिदी, अगर हम कल एक मैच में गी चिंगू से मिलते हैं तो हमें बहुत विनम्र नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें बहुत असभ्य होना चाहिए। हमें उसे यह कहने का बहाना नहीं देना चाहिए कि हम संप्रदाय के सद्भाव को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह।
जीशी ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। क्योंकि चुयू और जीशी अभी तक नहीं आए थे, लू किंगन वह था जिसने प्रतियोगिता के लिए अपने नाम दर्ज किए थे। अन्य बड़ों ने उसे आराम करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि उसे अपने शिष्यों को बहुत ज्यादा दिल से नहीं लेना चाहिए या प्रतियोगिता के लिए अपने शिखर के आवंटित स्लॉट को बर्बाद करना चाहिए। इसलिए जब दूसरे शिखर के बुजुर्गों ने अमर तलवार कांग्रेस की शुरुआत में लू किंगन के पीछे 2 लोगों को देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित थे। जो सबसे ज्यादा हैरान था वह गीत जिंगी था, जो गीत युवांझुओं के पीछे खड़ा था। वह स्पष्ट रूप से आना चाहता था और जांचना चाहता था कि क्या वे दोनों वास्तव में चुयू और जीशी। उन्होंने उन्हें एक बुरा रूप दिया और फिर गीत युवांझु के कान में कुछ फुसफुसाया। सॉन्ग युवांझुओ, मुस्कुराहट से भरा चेहरा और उसकी आंखों से चमकती हुई, ने कहा, लू शिदी, तुम बहुत निर्दयी हो। चूंकि चू शिजी और जी शिजी ठीक है, इसलिए आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप हमें कुछ नहीं के लिए शोक करते हैं। उद्धरण चिन्ह। लू किंगन ने एक अभेद्य चेहरे के साथ कहा, आप आश्चर्यचकित हैं कि मेरे शिष्य सुरक्षित रूप से लौट आए। सॉन्ग युवांझुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से मैं हैरान हूं। लू किंगन ने अपना चेहरा दूर कर दिया और शांत आवाज में कहा, मैं आपको आश्चर्यचकित करना चाहता था। एक असामान्य चुप्पी पूरी जगह पर उतरी। अध्याय 25, दुल्हन कक्ष में। चुयू लगभग अपने दिल की अंतरतम गहराई से जोर से हंसे। महासभा शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता युहुआ संप्रदाय के मास्टर ने की। उन्होंने कुछ विनम्र अभिवादन दिया और फिर अमर तलवार कांग्रेस की शुरुआत की घोषणा की। प्रतियोगिता के नियम काफी सरल और कच्चे थे। बांस की छड़ें थी जिनमें शिष्यों के नाम थे जो भाग ले रहे थे। 8 महान संप्रदायों के सम्मानित बुजुर्गों को बेतरतीब ढंग से शिष्यों से मेल खाने के लिए लाठी खींची जाएगी। एक मैच के विजेता को अपना नाम टैग रखने के लिए मिलेगा और हारने वाला किसी भी अन्य विजेता को चुनौती दे सकता है। 2 लोग एक मंच पर लड़ेंगे और एक साथ आयोजित होने वाले मैचों के लिए इवेंट में 5 चरण स्थापित किए गए हैं। पोडियम पर बुजुर्गों ने धीरे धीरे 2 नामों को आकर्षित किया। चुयू ने झपकी ली और 10 मिलियन बार प्रार्थना की कि उसे जीशी से लड़ना न पड़े। पहला मैच तियान युआन संप्रदाय का जीशी बनाम तियान युआन संप्रदाय का गीत जिंगी। जीशी की पलकें तर्क बनी हुई। नीचे उसकी पिचकाली आंखें एक बर्फ ठंडी झलक के साथ चमकती थीं। चुयू मूर्ख था, ये बेहद भाग्यशाली था। कल रात उन्होंने गाने जिंगी को एक सबक सिखाने के बारे में बात की थी। अब जीशी का पहला मैच उसके साथ था। आज ऐसा लग रहा है कि गीत जिंगी वास्तव में भाग्य से बाहर है। जीशी चुयू के कानों के करीब झुक गया, इतना करीब कि उसके होंठ लगभग उसके ईयरलोब को छू रहे थे। उन्होंने एक कम आवाज में बात की, शी जोंग, क्या गीत जिंगी वह प्रकार है जो अपनी छवि के बारे में बहुत परवाह करता है? उसके कान में गर्म सांस ने चुयू को घुटनों में कमजोर और कमजोर बना दिया, इसलिए उसने जीशी के चेहरे को चुटकी ली और सिर हिलाया, सावधान रहो। 8 महान संप्रदायों के बुजुर्ग सभी एक उच्च मंच पर सीटों के हकदार थे। उनके नीचे एक बहुत बड़ा स्थान था जहां मैच आयोजित किए गए थे। 5 जोड़े नाम पड़े गए और शिष्य तुरंत अपनी तलवारों पर उड़ान भरते हैं। सॉन्ग जिंगी ने एक गुनगुनी मुस्कान दिखाए और जीशी में अजीब तरह से देखा। मुझे अपने संप्रदाय से एक साथी शिष्य के साथ एक मैच के साथ शुरू करने की उम्मीद नहीं थी। जीशी, आइए हम शुरू करें। जीशी ने उस पर शांत रूप से नजर डाली और फिर घटना क्षेत्र के बीच में उड़ान भरी। सॉन्ग जिंगी, जिनकी अवहेलना की गई थी, ने अपराध नहीं किया और एक मुस्कुराते हुए अभिव्यक्ति को बनाए रखा। वह नीचे उड़ गया, जीशी से कुछ दूरी पर उतर गया। दोनों शिष्यों ने एक दूसरे का सामना किया। चुयू, जो घबराया हुआ और उत्साहित महसूस करता था, मंच के किनारे पर चला गया और जीशी से अपनी आंखें लेने में असमर्थ था। ये पहली बार है जब नायक एक तोपचारा चरित्र के साथ लड़ेंगे। निश्चित रूप से वह उस आदमी को इतनी बुरी तरह से मार देगा कि उसका अपना गुरु उसे पहचानने में सक्षम नहीं होगा। आह, कितना रोमांचक है। इससे पहले कि चुयू बहुत उत्साहित हो सके, जीशी ने उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया, डुएनजू को अपने स्कैबर्ड से 1 इंच बाहर निकाला, फिर उसे वापस पटक दिया। अगले क्षण में सभी ने एक आकृति की छाया को देखा। अचानक सॉन्ग जिंगी ने एक पोक के साथ अपने मुंह से खून का छिड़काव किया और जब तक वह एक दीवार से नहीं टकरा तब तक उसके शरीर को कई फीट दूर मार दिया गया, फिर नीचे फिसल गया। दर्शक चुप थे। जीशी ने धीरे से अपना पैर वापस ले लिया। उनके कपड़े भी थोड़े से अव्यवस्थित नहीं थे। उनके लंबे बाल उनके हेडबैंड के साथ एक हवा में उड़ रहा था और उनके होठों के कोनों को एक व्युत्पन्न स्नेह में बदल दिया गया था। धन्यवाद शिक्सियनेग, यह मेरे लिए आसान लेने के लिए। चुयू स्तब्ध था। तारांकन तारांकन तारांकन, यह आश्चर्यजनक रूप से शांत था। कोई आश्चर्य नहीं कि शीशी ने उनसे पूछा कि गाना जिंगी अपनी प्रतिष्ठा के बारे में चिंतित था या नहीं। बस इस एक किक के साथ उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से कुचल दिया। इसकी विनाशकारी शक्ति लंबी लड़ाई को खोने की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी थी। बहुत खूब। जीशी ने चुयू को एक शुद्ध हंसमुख मुस्कान के साथ देखा। चुयू तुरंत सदमे से उबर गया। जब जीशी अपनी तलवार पर वापस उड़ रहा था तो चुयू ने गाने युवांझुओं की घातक पीला चेहरे की अभिव्यक्ति पर जल्दी से नजर डाली और फिर वह लू किंगन की ओर मुलायम है, एक नर्म आवाज में कह रहा है, शिजुन,
शिदी, वह लू किंगन ने यह इंगित करने के लिए एक हाथ उठाया कि चू यू को अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं जिम्मेदारी लूंगा। अंडरस्कोर शिजुन, आप बहुत अच्छे हैं। युआनजुओ के चेहरे पर अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिक्रिया को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। वह उच्च मंच पर शांति से बैठना जारी रखा और अन्य बड़ों के साथ खुशी से हंसते रहे। उन्होंने बस एक आह भरी और अपनी पहली लड़ाई हारने के लिए अपने शिष्य की बुरी किस्मत पर अपना सिर हिला दिया। उन्होंने लू किंगन को नहीं देखा। लू किंगन भी भावुक थे और बस अपनी चाय पीते रहे। जब ज़ी वापस आया तो उसने थोड़ा सिर हिलाया। बहुत अच्छा। ज़ीएक्स का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। बहुत धन्यवाद शिजुन। तीसरी शिदी की अभिव्यक्ति ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका शरीर खोखला हो गया हो। जब ज़ी पहुंची और उसे ब्रश किया तो तीसरा शिदी कांप गया। चू यू ने उस पर दया की और उसके सिर को थपथपाया। इस बच्चे ने ज़ी को बदमाशी में मूल चू यू की अगुवाई की थी। अब जब उसने देखा था कि ज़ी कितना शक्तिशाली हो गया था तो वह इतना डर गया था कि वह लगभग रोया। वह वास्तव में दयनीय लग रहा था। तीसरा शिदी और भी अधिक कांप गया। दा शिक्सियन, मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया मुझे छूना नहीं है। दूसरे शिक्सियन की आंखों में एक नज़र है जो ऐसा लगता है जैसे वह किसी को मारना चाहता है। चू यू ने ज़ी की डरावनी अभिव्यक्ति को देखा और पकड़ा। उन्होंने ज़ी के चेहरे को चुटकी ली, मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने पूछा, यह क्या है? शब्द मारा और ज़ी की आंखों में बर्फ अचानक तब तक पिघल गया जब तक कि केवल वसंत का पानी नहीं रहा। कुछ भी नहीं, ज़ी ने कहा। उसने खुशी से चू यू की बांह को गले लगाया और वह सब मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह उसके शरीर के साथ उसके खिलाफ रगड़ रहा था। चू यू का उपयोग इस व्यवहार के लिए किया गया था और झगड़े को देखना जारी रखते हुए उसके सिर को थपथपाया। वह तीसरी शिदी की विकृत अभिव्यक्ति को नोटिस करने में विफल रहा। एक लंबे इंतजार के बाद यह आखिरकार चू यू की बारी थी। चू यू युद्ध के लिए तैयार था, जो आध्यात्मिक ऊर्जा संचित था। उनके प्रतिद्वंद्वी सुरोंग युजियन थे। दो अप्रत्याशित रूप से बस कुछ ही विस्फोट के बाद दूसरे पक्ष ने हार स्वीकार की। चू यू के चेहरे पर अभिव्यक्ति जटिल थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसके प्रतिद्वंद्वी ने हार मान ली तो उसने अपनी वास्तविक ताकत का आधा हिस्सा भी नहीं इस्तेमाल किया। इससे उसे यह समझ में आया कि यह वास्तव में उबाऊ था। प्रतियोगिता सुबह जल्दी शुरू हुई और जब ये समाप्त हो गया तो ये पहले से ही लगभग सूर्यास्त था। जैसा कि गोधूली की घंटी लगती थी, चू यू और ज़ी आखिरकार एक दूसरे से मेल खाते थे। ये देखते हुए कि किसी भी समय में केवल 10 लोग बचे थे, चू यू ने पहले से ही मनोवैज्ञानिक रूप से इस पल के लिए तैयार किया था। वह मंच पर गया, एक पल के लिए ज़ी में आमने सामने देखने के लिए मुड़ा, फिर बेहोश होकर मुस्कुराया और कहा, मैं मानता हूँ। वह पहले से ही शीर्ष 10 में है। अब जब वह मकबरा खंडहर में प्रवेश कर सकता है तो वह इस बात की परवाह क्यों करेगा कि वह अब किस रैंक पर था। चू यू ने ज़ी में धन्यवाद में अपना सिर हिलाया और अपनी तलवार पर मंच से नीचे उड़ान भरी। पिछले कुछ मैच तब आयोजित किए गए थे, निश्चित रूप से पर्याप्त है। ज़ी वास्तव में नंबर 1 था। चू यू मदद नहीं कर सकता, लेकिन बहुत आगे बढ़ा महसूस कर रहा था। उत्साह के आंसू के साथ आंखें, उन्होंने सोचा, तारांकन, यह इतना लंबा है, लेकिन लंबे समय से एक साजिश का विकास है जो पुस्तक की कथानक के अनुरूप है। मरहम में एकमात्र मक्खी यह थी कि गीत के बाद जेंगी ने खून की उल्टी कर दी थी। उसने बाद में एक विजेता को चुनौती देकर अपने भाग्य को मोड़ने के लिए चुना और एक बार फिर से शीर्ष 10 में जाने में सक्षम था। इसलिए भविष्य में अपनी कंपनी से बचना असंभव होगा क्योंकि वह अब मकबरा खंडहर में प्रवेश करने का हकदार था। रात के मन प्रकाश में 8 महान संप्रदायों ने अमर तलवार कांग्रेस के शीर्ष 10 फाइनलिस्टों को मंच पर बुलाया। बड़ों में से एक ने तब कुछ अमर हथियारों और अमृत को सौंप दिया और एक गंभीर हवा के साथ उन्हें मकबरे के खंडहरों के खतरों से चेतावनी दी। मकबरे के खंडहर में सबसे खतरनाक बात यह थी कि अंतर परिवर्तन किया गया था। एक बार जब कोई व्यक्ति अंतर परिवर्तनशील दरार में से एक में गिर जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका मन या शरीर कितना मजबूत है, वह व्यक्ति इस दुनिया से शरीर और आत्मा दोनों से गायब हो जाएगा। दूसरी सबसे खतरनाक चीज एक प्राचीन भ्रम का मंत्र था जो किसी के दिमाग को भ्रमित करता है। यदि कोई व्यक्ति सावधान नहीं है तो वह भटकाव हो जाएगा और जब तक वह मर नहीं जाता है तब तक किसी भी खतरे के बारे में पता नहीं होगा। मकबरे खंडहर में प्रवेश करने के बाद शिष्यों को एक प्राचीन वर्तनी मैट्रिक्स से गुजरना होगा, अन्यथा उन्हें बेतरतीब ढंग से एक अज्ञात स्थान पर भेजा जाएगा। यदि ऐसा होता है तो ये बहुत संभव है कि वे एक चौराहे की दरार में से एक में गिर सकते हैं। कई वर्षों के लिए 8 महान संप्रदायों के लोगों ने समाधि खंडहरों का पता लगाया है और उन्होंने प्राचीन वर्तनी मैट्रिक्स को नेविगेट करने के लिए सही तरीके से पारित किया है। बुजुर्गों ने सही प्रक्रियाओं के शिष्यों को सूचित किया और उन्हें सावधान रहने के लिए कहा। एक बार जब मकबरा खंडहर खुल जाता है तो यह आधे महीने तक खुला रहेगा। आधे महीने के बाद भले ही किसी शिष्य को कोई खजाना मिला हो या नहीं,
उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए, अन्यथा वह मकबरा खंडहर के अंदर फंस जाएगा जब तक कि ये 10 साल के समय में एक बार फिर से नहीं खुलता। चू यू ने मूल उपन्यास से इसके बारे में पढ़ा। उसने कुछ ऐसे लोगों की ओर देखा जो निर्बाध लग रहे थे। उपन्यास में इन लोगों ने बस कुछ चीजों को उठाया और फिर छोड़ दिया। दूसरी ओर नायक गलती से 10 अराजक वर्षों के लिए मकबरे के खंडहर के अंदर फंस गया था। जब वह छोड़ने में कामयाब रहा तो वह मुख्य गठन चरण में था। इसके बाद उनकी तलवार दुनिया भर में अपने सभी विरोधियों को बह गई जो एक ही स्तर के थे और यहाँ तक कि छलांग लगाते थे और उच्च स्तर के लोगों को मारते थे। क्योंकि वह एक अमर की तरह दिखता था और निर्णायक रूप से अपने दुश्मनों को काटता था, उसे सम्मानजनक रूप से तलवार अमर नाम दिया गया था। लंबे समय तक जान भी आखिरकार टिल्डे बड़े होने जा रही है। एकमात्र समस्या यह है कि 10 साल के अलगाव के बाद जब नायक एक बार फिर से बाहर आता है तो शायद वह चू यू को भूल गया होगा। चू यू ने अपनी अनुकूलता रेटिंग बढ़ाने का फैसला किया जबकि वे मकबरे खंडहर में थे। तारानकन 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 तारानकन। राक्षसी कल्टीवेटर के अचानक आक्रामक के कारण अमर तलवार कांग्रेस को विशेष रूप से उन लोगों को चुनने के लिए आयोजित किया गया था जिनके पास भाग लेने की शक्ति होगी। उन्हें देरी करने की अनुमति नहीं थी और आराम की एक रात के बाद चू यू और अन्य को मकबरे के खंडहर के प्रवेश द्वार पर इंतजार करने के लिए ले जाया गया। मकबरे के खंडहरों का प्रवेश द्वार पहाड़ों के बीच में मौजूद था जो लंबे पेड़ों से घिरा हुआ था, जो मीठे पानी के साथ बहने वाले छाया और स्प्रिंग्स प्रदान करते थे। पोर्टल पानी की तरह लहराता है, प्रकाश के साथ चमक रहा है। चू यू की आंखें जिज्ञासा से भर गई क्योंकि उसने इसे ऊपर और नीचे देखा था। पीछे मुड़कर उन्होंने देखा कि ज़ीशी का चेहरा शांत था और एकत्र किया गया था। ये बच्चा कल से ऐसा ही था। चू यू अनुमान नहीं लगा सकता था कि उसके साथ क्या गलत था और वह ऐसा महसूस करता है जैसे वह पूछ नहीं सकता था। चू यू का दिल असहज महसूस हुआ। अभी उनके पास चेक करने के लिए थोड़ा खाली समय था, इसलिए चू यू कुछ दिल दहला देने और प्रेरणादायक शब्दों के साथ हवा को साफ करना चाहता था। आपके चेहरे पर अभिव्यक्ति इतनी बदसूरत रही है, लेकिन आपने अभी तक शिक्सियन के लिए कुछ भी नहीं कहा है। क्या आप इस बात से डरते नहीं हैं कि भविष्य में आप लंबे समय तक शीजोंग को नहीं देख पाएंगे? उद्धरण चिन्ह। ज़ीजू की लंबी पलकें कांप गई। बकवास। अंत में उसने अपनी आंखें उठाई और चू यू को देखा। उसकी आंखें शिकायत से भरी हुई थीं। मैंने शिक्सियन को गायब नहीं होने दिया। शिक्सियन ने मुझसे वादा किया कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। चू यू ने तुरंत बच्चे के सिर पर हमला किया। तब क्यों से आपने कल से मुझसे एक शब्द नहीं कहा है? ज़ीशी ने एक पल के लिए रोका और फिर फुसफुसाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिक्सियन मुझे जीतने देगा। ये पहली बार मैं शिक्सियन के लिए मैच को एक तरफ सेट करने जा रहा था। ... बच्चा, हम एक ही चैनल पर नहीं हैं, क्या हम हैं? चू यू एक पल के लिए आश्चर्यचकित था। प्रतिक्रिया करने में उसे एक लंबा समय लगा लेकिन फिर उसका दिल पिघल गया। उन्होंने ज़ीशी के चेहरे को चुटकी ली, ये सोचकर कि नायक आज बेहद प्यारा और प्यारा था। इस तरह की खाली प्रतिष्ठा, इसकी परवाह कौन करेगा? इन आरामदायक शब्दों के बाद परेशान बच्चे ने सही तरीके से खुश हो गया। चू यू ने राहत की सांस ली और ज़ीशी को देखा, जिसने एक शानदार मुस्कान दिखाई। आखिरकार ये वह बच्चा था जिसे उसने उठाया था। जल्द ही उन्हें 10 साल के लिए भाग लेना होगा। बस इस बारे में सोचकर उसे भयानक रूप से उदास महसूस हुआ। वे आधे घंटे तक इंतजार कर रहे थे, फिर धीरे धीरे खुलने वाले मकबरे खंडहर के पोर्टल। एक गुफा के मुंह की तरह अचानक एक अंधेरे छेद धीरे धीरे खुद को प्रकट करने के लिए फैल गया। अविवेकी और उदास ये बेहोश दिखाई दिया। गीत युआनजुओ की आंखें उज्ज्वल हो गई जैसा कि उन्होंने कहा, अभी अंदर जाओ। 10 शिष्य जो पहले से ही लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे। प्रकाश की परत ने पानी की तरह चीर दिया, फिर तुरंत उन्हें संलग्न कर दिया, उन्हें अंदर से बाहर निकाल दिया। जब वह खंडहर में प्रवेश किया तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ अचानक काला हो गया। उसकी आंखों को समायोजित करने से पहले कुछ समय लगा और वह अभी भी मुश्किल से उसके सामने का रास्ता देख सकता था। बड़ों ने जो कहा उसके अनुसार उनके सामने 3 फीट एक स्पेल मैट्रिक है जो उन्हें सुरक्षित रूप से मकबरे के खंडहर में प्रवेश करने की अनुमति देगा। एक गलत कदम और उसे एक यादृच्छिक अज्ञात स्थान पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। चू यू निगल गया। उसके हाथ पसीने से तर थे, लेकिन अगले पल उसका दाहिना हाथ अचानक किसी के द्वारा आयोजित किया गया क्योंकि वह रास्ते में नेतृत्व कर रहा था। उसके कान में एक परिचित आवाज लग रही थी, शिक्सियन, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी रक्षा करूंगा। इन शब्दों को सुनना वास्तव में आश्वस्त था। अगर वह अभी भी इस भावना को याद करता है तो 10 साल बाद मकबरे खंडहर से उभरने के बाद ये बहुत अच्छा होगा। चू यू ने ज़ीशी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और मुस्कुराया। तियान युआन संप्रदाय के 3 लोगों के अलावा अलग अलग संप्रदायों के 7 अन्य लोग थे जिनसे उन्होंने कभी बात नहीं की थी। वे सभी चुप थे। वे एक पल के लिए इंतजार कर रहे थे, तब वे सभी एक के बाद एक प्राचीन वर्तनी मैट्रिक्स की ओर चले गए। अंधेरे में ये देखना मुश्किल था, शायद इसलिए कि यह बहुत अंधेरा था। गीत जिंगी के नक्शे कदम टेढ़े हो गए और वह अचानक ठोकर लग रहा था। झीशी,
जो उसके सबसे करीब था, ने बिना सोचे समझे अपना हाथ बढ़ाया क्योंकि उसने किसी को दुर्घटना के लिए किसी से अपेक्षा नहीं की थी। सौंग जिंगी के चेहरे ने वसंत की हवा की तरह एक ताज़ा मुस्कान दिखाई। उन्होंने अचानक झीशी ने जबरदस्ती खींच ली, जबकि उनकी आवाज़ कम और निर्मम थी। जीशरी विदाई। जीशी को गाद से पकड़ा गया और एक गलत कदम रखा। उनके पैर में प्राचीन वर्तनी सरनी थी, झिलमिलाती थी। चूयू के विद्यार्थियों ने अनुबंधित किया क्योंकि वह शिदी चिल्लाता था, फिर खुद को फेंक दिया और झीशी से चिपक गया। एक की आंखों के ठीक पहले एक तीव्र प्रकाश सूरज की तरह उज्ज्वल चमक गया। उनके नीचे की जमीन बह गई थी और उन्हें भारहीनता की भावना महसूस हुई। चक्कर। चूयू ने अपनी आंखें खोली, लेकिन भ्रमित और भटकाव, उसकी आंखें अभी भी एक धब्बा थीं और वह स्पष्ट रूप से यह नहीं देख पा रही थी कि उसके सामने क्या था। ये बहुत शोर था। उसके चारों ओर गोंद और ड्रमों की आवाजें थीं, लोग चिल्लाते हुए, हंसी और यहाँ तक कि पटाखे भी विस्फोट कर रहे थे। यह एक उत्सव की तरह लग रहा था। चूयू ने अपनी आंखें खोलने के लिए एक महान प्रयास किया और ये देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन वह सब देख सकता है कि वह लाल था। चिल्लाने के शोर ने उसके कानों पर हमला किया और बंद नहीं होगा। वह रुक गया और फिर अचानक कुछ महसूस हुआ और उसके सामने की चीज पर फाड़ दिया। यह एक लाल घूंघट था। अचानक एक आदमी की कम चुंबकीय कोमल और नर्म आवाज उसके कान में लग रही थी। यूए, क्या हुआ? चूयू जम गया, स्तब्ध और ऊपर देखा। उसके सामने खड़ा एक व्यक्ति था जो उत्सव के लाल कपड़े पहने हुए था। उनका आंकड़ा पतला और सुशोभित था। वह भव्य चेहरा, तलवार जैसी भौहें, आंखें सितारों के रूप में उज्ज्वल, आश्चर्यजनक मुस्कान और वह पीले सुंदर चेहरा। ये देखकर कि चूयू ने जवाब नहीं दिया, वह व्यक्ति थोड़ा डूब गया। चूयू के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उन्होंने चिंतित होकर पूछा, यूए? चूयू अपने पूरे शरीर पर गोज़बम्स के साथ उठे। भले ही उसके सामने चेहरा बदल गया था, फिर भी उसने इसे पहचान लिया। वीटीएफ, उत्सव के कपड़े पहने नायक का एक पुराना संस्करण क्यों होगा? वह इस कोमल स्नेह के साथ चूयू को क्यों देख रहा था और उसे यूए कह रहा था? जरा ठहरिए। लंबे समय तक चूयू को आखिरकार एक घातक तथ्य का एहसास हुआ। उसके मुंह को उसके हाथों में लाल घूंघट की ओर देखा। यह उसका था। उसने बस उसे अपने सिर से खींच लिया। दूर नहीं, एक जानबूझकर तेज आवाज आई, दूल्हे और दुल्हन, कृपया दुल्हन कक्ष में प्रवेश करें। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।